जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का प्रैक्टिस सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? आपको कमेंट करके राइट आंसर जरूर बताना है। उर्दू होगा, फारसी होगा, हिंदी होगा या फिर अरबी होगा। तो आपको बताना है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। कौन सी भाषा थी? तो फारसी थी। जरूर ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। सभी को ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक? तो राइट आंसर कमेंट जरूर करते रहें। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसने भी सेकंड ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी का चयन किया है, सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी या फिर सिकंदर लोदी? तो आपको बताना है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी या फिर सिकंदर लोदी? तो बात करें, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सभी को ध्यान रखना है, इब्राहिम लोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। जरूर ध्यान रखें। बात करें लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर, बाबर? भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी पूछा जाएगा भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है, तो मोहम्मद गौरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मोहम्मद गौरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को जरूर ध्यान रखें। जब पूछा जाए मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर को माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन, सेकंड है आयरलैंड, थर्ड है पूर्व सोवियत संघ और फोर्थ है फ्रांस? तो आपको बताना है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन, आयरलैंड, पूर्व सोवियत संघ या फिर फ्रांस? तो बात कर लें नीति निर्देशक तत्व की, तो ये आयरलैंड से लिए गए। कहां से? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। जरूर ध्यान रखिएगा। बात करें किस अनुच्छेद में जिक्र है नीति निर्देशक तत्व का, जिसको आप डीपीएसपी बोलते हैं, तो 36 से 51 तक। किससे? तो 36 से 51 तक क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी मौलिक अधिकार पूछ लिया जाता है, तो 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40 या फिर अनुच्छेद 42? तो यहां पर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, इसका जो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 38। क्या? तो अनुच्छेद 38। 40 की बात करें तो ग्राम पंचायत का गठन। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? समान सिविल संहिता की बात कर रहा अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46 या फिर अनुच्छेद 48? तो 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायत का गठन किसमें है? 40 में है। आपको हमने बताया है। यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 हो जाएगा। समान सिविल संहिता जो है अनुच्छेद 44 में है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंश भारत में नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार प्रस्तावना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो संविधान का कौन सा अंश भारत में नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो आर्थिक न्याय
प्रदान करने का संकेत करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ध्यान रखें 36 से 51 क्या, तो 36 से 51 जरूर ध्यान रखें। मौलिक अधिकार 12 से 35 प्रस्तावना है कहां पर, तो पहले में ही प्रस्तावना है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई है, तो खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई है, पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी, तो बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा दूसरी। कौन सी, तो खादी ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई, तो दूसरी। पहले जो पंचवर्षीय योजना थी तो 51 से 56, दूसरी की बात करें तो 56 से 61, तीसरी 61 से 66, 66 से 69 का जो काल था ये अवकाश था, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी, कृषि को, सेवाओं को, बाहरी उद्योग को या फिर विदेशी व्यापार को, तो कई बार हम आपकी जो है आपको बता चुके हैं। दूसरी जो योजना थी पंचवर्षीय, ये इसमें जो था ये भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। कृषि की बात करें तो प्रथम में थी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुई, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ, तो द्वितीय से किससे, तो बताना है आपको। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना ने प्रारंभ की थी, तो बात करें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय में, किसमें, तो द्वितीय में भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना ने प्रारंभ की थी, तो द्वितीय में प्रारंभ हुई थी। पहले में क्या थी, तो कृषि थी, ध्यान रखिएगा, गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, 10, 11, 12 या फिर 13, आपको बताना है। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, तो बात करें 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा या फिर 13 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। कितना, तो 12 इसका सही उत्तर है। सभी को ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, यहां पर पंचवर्षीय था तो 12 था, यहां पर पूछा गया वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी हैं 5, 7, 9 या फिर 11, तो जब वार्षिक पूछे जाएगा तो 7 कर देना, जब भी वार्षिक पूछेगा तो 7 कर देना, गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगला प्रश्न है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर या फिर 21 मार्च, आपको बताना है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। पूछा गया उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, तो 21 जून को। कब, तो 21 जून को, ध्यान रखिएगा, जो है 21 जून को ही योग दिवस मनाया जाता है। क्या, तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा अगर पूछेगा तो 22 दिसंबर लगा देना, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो छोटा अभी आपको हमने बताया है, 21 जून जो होता है ये सबसे बड़ा होता है, और ये जो 22 दिसंबर है ये सबसे छोटा हो जाएगा। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो 22 दिसंबर को, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, 25 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर, तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 43 किलोमीटर। कितना, तो 43 किलोमीटर इसका सही उत्तर है, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहां स्थित है, आपको बताना है। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहां स्थित है, चंद्रमा, वरुण, बृहस्पति या फिर शनि पर, तो बताना है आपको। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहां स्थित है, तो बात करें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा। क्या, तो शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहां स्थित है, तो चंद्रमा पर। कहां पर, तो चंद्रमा पर, जरूर ध्यान रखें, गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटल, मिरांडा, चंद्रमा या फिर ग्रेनिमैड, तो मैंने कई बार आपको बताया है सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा ग्रेनिमैड हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिए। ग्रेनिमैड इसका राइट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है
प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहां से आपको बहुत फायदा होने वाला है। हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को कलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए, तो हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, ध्यान रखना, और बनेंगे तो आप लोग सही करके आएंगे। तो इसलिए पूरे ध्यान से कि प्रश्न को देखना है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? अरुण, वरुण, पृथ्वी या फिर शनि? तो बात करें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बताना है आपको। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो शनि हो जाएगा। क्या? तो शनि इसका राइट आंसर है। सभी को ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस या फिर वरुण? तो कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो इसका राइट आंसर है वरुण। कौन सा? तो वरुण हो जाएगा। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वरुण सही उत्तर है। नेक्स्ट, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? रामदास, हरिदास, रामानंद या फिर रामानुजन? तो बात करें संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे तो हरिदास थे। कौन थे? तो हरिदास थे, ध्यान रखिएगा। तानसेन संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने, रस खान ने, अमीर खुसरो ने या फिर अमीर हसन ने? बताना है आपको निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अमीर खुसरो या फिर अमीर हसन? तो बताना है। तो स्वयं को जो है हिंदुस्तान का तोता कहा था अमीर खुसरो ने। किसने? तो अमीर खुसरो ने कहा था, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, नरेंद्र, विशाल दत्त या फिर देवदत्त? तो बात करें गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? बात कर ले, महापरिनिर्वाण किसे बोलते? तो मृत्यु को बोलते। किसे बोलते? तो मृत्यु को बोलते, ध्यान रखिएगा। तो बताना है कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु जो है महात्मा बुद्ध की कहां पर हुई थी? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या फिर कपिल वस्तु में? तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, कह सकते हैं मृत्यु प्राप्त हुआ था। बोधगया की बात करें तो ज्ञान प्राप्त हुआ था। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहां है? आनंदपुर साहिब, अमृतसर, नांदेड़ या फिर नाहन? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहां है? तो जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नांदेड़ हो जाएगा। क्या? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहां है? तो नांदेड़ में है। नेक्स्ट, निम्न में से किसी वर्गीकी का पिता कहा जाता है? बताना है निम्नलिखित में से किसको वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? एंगुलर को, अरस्तु को, लिनियस को या फिर थियोफ्रेस्टस को? तो किससे कहा जाता है? तो जरूर ध्यान रखें, कैरोलस लीनियस को। किससे? तो कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मर्लिन या फिर हिल्सा? तो बताना है आपको भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्हेल शार्क हो जाएगा। क्या? तो व्हेल शार्क इसका राइट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क इसका सही उत्तर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव शरीर के किस अंग को हड्डी सबसे लंबी होती है? बताना है आपको मानव शरीर के किस अंग की जो हड्डी है ये सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, जांघ, रिब केज या फिर भुजा? तो जांघ की जो हड्डी है ये सबसे लंबी होती है। क्या? तो मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की जो हड्डी है ये सबसे लंबी होती है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, पेट में भोजन को बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम या फिर खनिज? तो एंजाइम की। किसकी? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो जरूर ध्यान रखिएगा, एंजाइम की। किसकी? तो एंजाइम की। अगला जो प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20 या फिर 28? तो 20 जो दांत हैं ये दो बार विकसित होते हैं। और जिसने भी अब तक लाइक नहीं किया, प्लीज विनम्र निवेदन है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं, अंगूठा जरूर दबा दें। लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या फिर वसा? तो लार जो है किसके पाचन में सहायक होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च के पाचन में। किसके? तो स्टार्च के पाचन में लार सहायक होती है। नेक्स्ट, संविधान की छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मिजोरम?
तो संविधान में कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? तो 12 हो जाएंगी। तो बताना है आपको संविधान की पहली अनुसूची की बात करें तो राज्यों का संघ है पहली अनुसूची। दूसरे में क्या है? तो वेतन हो जाएगा। ध्यान रखना, दूसरी में क्या है? तो वेतन है। तीसरी में क्या है? तो शपथ है। चौथी में क्या है? तो राज्यसभा है। पांचवी में क्या है? तो पांचवी क्या है? जरूर ध्यान रखिए, अनुसूचित जाति का जो है। और बात करें छठी में तो क्या है? छठी में जो है ये एसटी के लिए, किसके लिए है? तो एसटी के लिए है। संविधान की छठी अनुसूची में पूछा गया है किस राज्य में लागू नहीं, तो ध्यान रखिएगा, आज के बाद गलती नहीं करेंगे। कैसे ध्यान रखना? तो ए टी एम एम। ए से क्या हो जाएगा? तो असम में लागू होती, टी से त्रिपुरा में लागू होती, यम से मिजोरम में लागू होती, और यम से क्या हो जाएगा? तो मेघालय में लागू होती, मणिपुर नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में लागू होती, लेकिन मणिपुर में लागू नहीं होती। तो ध्यान रखना, ATMM यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, जबकि मणिपुर नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची? तो बताना है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं? तो 11वीं जो जोड़ी गई, ये तो अभी आपको मैंने बताया 73वां संविधान संशोधन, और 74वां था, इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जरूर ध्यान रखें। अंतिम प्रश्न दोस्तों, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8, 10, 12, 14 दिया हुआ है। बात कर ले मूल संविधान में, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है तो केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन यहां पर पूछा गया है वर्तमान में, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां। कितनी? तो वर्तमान में 12 है दोस्तों। 35 प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताएं कि 35 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।